हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लीगल अड्डा 511 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक टेस्ट सीरीज़ जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। इस टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेके जाए हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये टेस्ट करवाना है और इसमें जो जानकारियाँ दी जा रही हैं उसे आप अच्छे से ध्यान से सुन करके अपने अंदर ग्रहण करें। और हो सकता है इससे आपको ये चीज़ें आपको हो सकता है एग्ज़ाम में ना मिले ये, लेकिन एक चीज़ है कि आपको जो है इससे जो है आपको गाइडेंस जो है आपको मिल जाएंगे। आपको जो है इस क्लास आपके जो ये पता चल जाएगा इससे कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ आने की संभावना है, किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि जो क्वेश्चन क्या क्या आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक मॉड्यूल पेपर है आपके सामने, ये लेके आए हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि जो राजमहल क्षेत्र में जो दामिन एको होता है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी जो राजमहल क्षेत्र में दामिन एको क्या था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, भूमि का एक विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया था और जिसे संथालों की भावी यानी भविष्य की भूमि घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए था क्या कि, और अगला आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, भूमि का एक विशाल क्षेत्र। अगला जो आपका मतलब इसका पहला क्वेश्चन आपका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, भूमि का एक विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया था और जिसे संथालों की भावी यानी भविष्य की भूमि घोषित किया गया था। अगला ऑप्शन है कि पहाड़ियों की भूमि जो विशेष रूप से धान की खेती के लिए थी उसे कहा जाता था दामिन एको। या फिर ब्रिटिश इलाका यानी जो ब्रिटिश भूमि थी, जो उनके सैन्य यानी जो फौज होते हैं उनके जो शिविर लगे रहते हैं ना, उसके लिए चिन्हित किया गया था जो क्षेत्र, वो था दामिन एको। या फिर निर्धारित किए गए किसानों को स्थापित करने के लिए अलग की गई यानी तय की गई जो भूमि होती है उसी को ही कहा जाता है दामिन एको। तो आपके जो चारों ऑप्शन है, आपने चारों ऑप्शन देख लिए हैं आपने चारों ऑप्शन, ये और ये और ये और ये, यानी कि ये चारों ऑप्शन आपने देख लिया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूमि का वह विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया था और जिसे संथालों की भावी भूमि घोषित किया गया था उसे दामिन एको कहा गया। क्या, उसे दामिन एको कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। कौन सा, कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन 2 तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन 3 गोदावरी नदी और ऑप्शन जो है 4 है आपका है डी है वो है कावेरी नदी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कावेरी नदी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, भूमि के एक ही यानी उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। यानी इसमें ऐसा कौन सा, जो इसमें जो दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल जो है उगाने की जो है यहाँ पे बातें करता है। यानी कि ऐसा कौन सा पद्धति है या फिर कौन सा ऐसा यहाँ पे सिस्टम है जिसे हम फसल उगाने की, जिसमें एक फसल के साथ में 2 फसल उगाते हैं। तो ऐसे जो पद्धति होती है उसे हम क्या कहते हैं,
उसके बारे में पूछ रखा है। इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन, या फिर मिश्रित फसल, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, या फिर अगला जो है ऑप्शन दिया हुआ है अंतर फसल यानी इंटर क्रॉपिंग, एंड अगला जो है नेक्स्ट जो है आपका है मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल। क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित फसल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं, कौन कौन सा, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित की गई है कहाँ कहाँ पर, किस नदी पर, आपको ऑप्शन दिया है चेनाब तथा झेलम नदी, या फिर चेनाब तथा सिंधु नदी, या फिर रावी नदी, या फिर केवल चिनाब पर। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल चिनाब। ये जो चिनाब नदी है इसी पर बगल बिहार और दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र या फिर महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा देश है, कौन सा देश ऐसा है, ठीक है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा देश है ऐसा जिसका समुद्र या फिर सागर तक सागर के जो तट होते हैं या समुद्र के जो तट होते हैं यानी महासागर के जो तट होते हैं उनके जो तट होते हैं वहाँ तक प्रत्यक्ष अभिगमन नहीं है। क्या है, प्रत्यक्ष अभिगमन यानी प्रत्यक्ष पहुँच नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, इसके लिए आपको जो है मैप देखना होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन ये दे रखा है सीरिया, जॉर्डन, अजरबैजान या फिर आर्मेनिया। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्मेनिया इज द राइट आंसर। ठीक, आर्मेनिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अब आर्मेनिया जो है इसका जो है किसी जो आर्मेनिया जो देश है इसका जो है किसी प्रत्यक्ष रूप से जो है किसी भी समुद्र या महासागर से इसका जो है तट जो है टच नहीं करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या निर्देशक तत्व 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आप जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आप भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जब आप पढ़ेंगे तब आपको उसमें दिया है राज्य के नीति निर्देशक जो तथ्य हैं उसके बारे में। ठीक है ना। तो आपको ये जानना इसमें जरूरी है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में पास किया गया था उसमें क्या जोड़ा गया था, उसमें जब संशोधन किया गया था तो उसमें कौन सा इसमें चीज़ें हैं जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें से कौन सी चीज़ें जोड़ा गया था। तो राज्य आय में असमानताओं को कम करेगा, सामान्य न्याय एवं मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करेगा, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल का प्रावधान करेगा। तो इसका क्या था ऑप्शन, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा, सभी के लिए समान न्याय होगा और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया था। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ष 1928, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति का अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी या फिर टीबी स्प्रू, और फिर अगला जो है आपका है मोतीलाल नेहरू, और अगला जो ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना।
फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा से कथन सही है या है? ठीक है ना, आपके ऑप्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिए हैं कुछ कथन को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। ठीक है, दिया है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 से 16 के दौरान की गई थी और इसका मूल उद्देश्य हर खेत को पानी है और इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना। आपका ऑप्शन इसमें कौन कौन से सही है? तो देखो, आपको इसके बारे में जब पढ़ेंगे आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 2015 से 16 में से शुरू किया गया था और इसका जो मूल उद्देश्य, जो इसका थीम था, वो था हर खेत को पानी। और इसमें जो प्रमुख उद्देश्य, इसका मतलब इसको जो चालू किया गया, उसका जो एक प्रमुख उद्देश्य था कि खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशों के अभिसरण को प्राप्त करना। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि जिसमें 1 2 3 किस में है 1 2 3, यानी ऑप्शन इज 3 एंड डी। ठीक है ना, राइट ऑप्शन इज डी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। तो आपको देखो सूची 1 में दिया है और जो है प्रमुख उद्देश्य, और सूची 2 में जो इसका दिया गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है ना, इसके बारे में। तो तीव्रतर एवं आपका जो है प्रमुख उद्देश्य जो है उसमें ऑप्शन ए दे रखा है कि तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि, और बी है तीव्रतर अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि, सी द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना एवं सुधारना, और जो डी है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो इसके लिए आप देखिए, मिलाइए, मैच कीजिए। तो मैच आज जब करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि तीव्रतर एवं अधिक समावेशी जो है, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी जो वृद्धि है वो आपको ऑप्शन नंबर, वो आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है तीव्रतर अधिक समावेशी और साथ में उसके संधारणीय वृद्धि। तो ये आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें ये किया गया था, किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यानी कि बी का जो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। उसके बाद में आपका आता है द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना यानी सुधारना। तो इसके लिए आपकी जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करने के लिए कोशिश किया गया था, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। और बचा है एक, तो जो आपका है 3 उसका हो जाएगा डी, यानी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन डी। तो देखो अब मैच करो, मैच करने से आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या मिला आपको, मैच करने से आपको क्या मिला है कि ए का आपका जो है 2 से, और बी का आपका जो है 1 से, सी का आपका 4 से, और डी का आपका 3 से, यानी राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है? कौन सा वैज्ञानिक विभाग सबसे पुराना, यानी साइंटिफिक जो आपका डिपार्ट है वो सबसे पुराना इसमें से है? आपके ऑप्शन दिए हैं जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर दिया है भारतीय मौसम विज्ञान या रक्षा अनुसंधान विकास बैंक संगठन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या इसमें ध्यान देना आपको, सही नहीं है, ठीक है ना, इसमें कौन सा सही नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं यहाँ पे। चुंबकीय, ऑप्शन ए है, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिणाम होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिणाम, इसमें सही जो नहीं है वही आपको चूज करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, ठीक है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ये तो आपका सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व होती हैं, ये भी आपका सही है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। और फिर दिया है आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला, नो, आपको देखो अभी क्लोज वर्क कर्व दिया था और यहीं पे आपको देख रखा है खुला, यानी आपको जो है क्लोज वर्क और यहाँ पे ओपन देखा, तो मतलब ये आपका जो है आंसर मिल गया कि आपका ऑप्शन ये है, ये आपका जो है बंद होता है ना कि ओपन होता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर यहीं से मिल जा रहा है। तो क्या बढ़ें आगे, ठीक है। देखो आगे दिया हुआ कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, आपको पता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे को रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, लिखा है, दिया है क्वेश्चन में, विषाणु यानी वायरस पर प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक दबाव के प्रभाव के बारे में आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसे ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में ये देखना है इनमें से कौन सा कथन जो है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद में पढ़ने के बाद आपको ये देखना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया है कथन कि यहाँ पे आप जो है आपको कथन दिया है कि वायरस जो है अजीवित यानी निर्जीव अस्तित्व है, जो वायरस होते हैं अजीवित, जो इसमें सही नहीं होगा आपको चूज करना है। वायरस जो है अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रति जीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया यानी अंतः क्रिया कर सकते हैं। कौन? वायरस। हाँ ये तो सही है, क्योंकि ये क्या है, एक अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये जो है प्रति जीवाणु के साथ प्रक्रिया यानी अंतः क्रिया परस्पर क्रिया जो है कर सकती है। और कोरोना एक जीवाणु जनित रोग है? नो, ये जीवाणु जनित रोग है नहीं, ये क्या है, एक। और फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि वायरस अकोशिकीय होते हैं, सही है। वायरस का आकार जीवाणु से छोटा होता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्वेश्चन बी, ऑप्शन जो है बी, कोरोना जीवाणु जनित रोग है। ओके, अब आगे क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन है आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 13। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल यानी कि रक्त लाभ दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। अब कुपोषण के संदर्भ में बात करना है आपको। कुपोषण के संबंध में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछ रखा है कि कुपोषण के संबंध में टिक्की मौसी क्या है। तो टिक्की मौसी आपने देखा होगा, टिक्की मौसी क्या है आपका एक शुभांकर है, ठीक है ना, क्या है, एक शुभांकर है। टिक्की मौसी जो क्या है, एक कुपोषण के रूप संदर्भ में एक टिक्की मौसी एक शुभांकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सामने आपके है कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 की जो थीम क्या थी, यानी विषय वस्तु क्या थी निम्नलिखित में से। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर यही होगा कि पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए एक बेहतर भविष्य। 2019 की जो है, जो विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम थी, यही थी कि पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए एक बेहतर भविष्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्या दिया, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है,
निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य यानी थल सेना अभ्यास, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे है TSN, फिर TSENTR 2019 का आयोजन किस देश ने किया? तो ये रूस ने किया था, ठीक है ना। किस देश ने? रूस ने। TSENTR का जो 2019 का जो थल सेना अभ्यास था वो रूस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में ईरान में तेहरान के इमाम खुमैनी विश्व विमानपत्तन से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त क्रैश हो गया। एक यात्री विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त क्रैश होगा, जिसमें सवार 170 लोग मारे गए थे। कब? जनवरी 2020 में। कहाँ के? ईरान में तेहरान के कौन सा? इमाम खुमैनी विमानपत्तन से उड़ने के तुरंत बाद एक यात्री विमान क्या हुआ? दुर्घटना क्रैश हुआ, 170 लोग मारे गए थे। यह जो वायुयान जो था किसका था? तो ये जो वायुयान था वो यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का था, ठीक है। आपके सामने अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने अगला है, निम्न प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें महाजहांगीर को एक सफाविद यानी साफवी राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है, इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन आपका होगा दिया है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन है अब्द अल समद, अबुल हसन या फिर दसवंत या फिर शाह आलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक मातृ नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नामों से पहचाने जाते थे? तो कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर सातवाहन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निसी जनजाति, कौन सा? निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो जो आपका निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अगला क्वेश्चन 21 लिखा है, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? तो आपका जो यहाँ पे हिस्टोसॉल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोसॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, लिखा है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, क्या है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ध्यान देना यहाँ पे, सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कौन सा स्कीम है? स्कीम यहाँ पे कौन सा है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन जो दिए हैं, इस योजना के तहत कार्यों को संसद सदस्य मंजूर कार्यान्वित और पूर्ण करते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वित किए जाने के लिए कार्यों की संतुष्टि कर सकते नहीं जी। आपका संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो कहीं भी उनके जो है कार्यान्वित के लिए कहीं भी उसको संतुष्टि कर सकते हैं, इस संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं, ये राइट आपका आंसर नहीं, ये आपका जो है गलत है। तो राइट इसका आपका ऑप्शन यहाँ पे कहा हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे खतरे के लिए, किससे? दोहरे खतरे से व्यक्ति की रक्षा, और अनुच्छेद यहाँ पे कौन सा है वो जिससे दोहरे खतरे से व्यक्ति की रक्षा कहते हो? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद जो आपका 20 है उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को जो दोहरे खतरे से कैसे बचाया जा सकता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय या फिर मृत्यु पत्र के रूप में किया जाएगा? तो आपका अंतिम जो है उपाय है वो है आर्टिकल जो है
56 यानी कि आर्टिकल 300 यानी अनुच्छेद 356। ठीक है ना। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग के गठन बनने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग के गठन। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 देख रही है ना, लिखा है कि सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग के गठन या फिर बनने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर यही होगा कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग, उसके बाद में फिर योजना आयोग, फिर वित्त आयोग, उसके बाद फिर निवेश आयोग। ठीक ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है रेपो रेट के बारे में। किसके बारे में? रेपो रेट के बारे में। ठीक है ना। तो दिया है रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या ध्यान देना आपको यहाँ पे, कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना कौन सा कथन सही नहीं है। दिया है ऑप्शन में, तो दिया है इसमें आपको हम बता दें आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिया है किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संबंध में सहमत ब्याज की दर है। किसमें? वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक आपके बहुत सारे हैं और केंद्रीय बैंक आपके आरबीआई है। ठीक है ना। इनके बीच में जो ऋण संविदा में सहमत हो कुछ ब्याज पे ये लोग ऋण लेते हैं, उस पर जो सहमति प्रदान की जाती है उसी को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है, ध्यान से देखो। दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि नगदी रिजर्व अनुपात, क्या आपका नगदी रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसमें निवल यानी कि नेट मांग और अवधि देनदारियों का अंश जो तरल परिसंपत्ति के रूप में बैंकों को रोक कर रखना या फिर संभालना होता है वो है, या फिर निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष बैलेंस के रूप में बैंकों को रोक कर रखना होता है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर यही होगा कि आपका जो है निवल जो मांग होता है यानी कि आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है उसका मतलब होता है कि जो निवल मांग और आवधिक देनदारियों का जो अंश होता है वो उसमें से जो आरबीआई के पास में ना शेष बैलेंस के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आरबीआई बैंक ने एक रूल्स बना दिया है कि अब जितने भी बैंक होंगे उन सब के पास में मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए। कितना? मिनिमम बैलेंस इतना रखे होना चाहिए। किसके पास में? आरबीआई के पास में। ठीक है ना, ये होनी चाहिए। और आपके सामने तो राइट ऐसा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या कि जो कैश रिजर्व रेशियो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत में 6 माह की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के खाता धारकों द्वारा धनराशि की निकासी किए जाने पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया कि मतलब जो है 2020 की बात है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। किसके? पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो बैंक है उस पर जो है सरकार जो है केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने 6 माह के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था धनराशि की निकासी के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 29। दिया है इसमें कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नीति निरूपण यानी कि सूत्रीकरण किसका दायित्व है। ठीक है, नीति निरूपण के आपका जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नीति निरूपण का जो दायित्व है उसका किसका दायित्व है। तो नीति निरूपण जो दायित्व है वो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का। ठीक, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कोल इंडिया लिमिटेड, क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कौन सा शायद से कथन सही है या है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन आप जो कथन दिया है, CIL का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड, CIL का मुख्यालय कोलकाता में है। CIL जो है 82 खनन क्षेत्रों में परिचालित होता है, जो भारत के 20 प्रांतीय क्षेत्रों में राज्यों में फैले हुए हैं। CIL विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है। ठीक, तो इसका जो है आपके सामने क्वेश्चन जो है ऑप्शन दे रखा है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका, केवल 1 और 3। ठीक है ना। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31। क्वेश्चन आपके सामने 31 है, लिखा है